अस्सलामुअलैकुम सेकेंडरी क्लास। क्या हाल है आप लोगों के? अच्छा भाई, आज का जो टॉपिक हमारा है वो एक समझ लीजिए कि उसको हम अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी कहते हैं, जिसमें हमारे तमाम के तमाम आपके जीआईटी डिसऑर्डर्स जो हैं वो आते हैं। ठीक है, तो जीआईटी डिसऑर्डर्स की जो फिजियोलॉजी है वो बेसिकली आप लोगों ने पढ़नी है कि जीआईटी ट्रैक्ट जो आपका बेसिकली माउथ से लेकर और एनस तक होता है, तो उस पूरे 9 मीटर एलिमेंट्री कैनाल के में कहाँ कहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होती है। ठीक है, तो इसके मुतालिक हमारा जो है वो टॉपिक है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्लाइड को आगे लेके चलते हैं। तो आप देखिए कि पहले आपको जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, तो उसमें आपके सामने लिखा हुआ है कि जितने भी आपके जीआईडी डिसऑर्डर्स हैं वो बेसिकली तमाम इंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक को जो है वो अफेक्ट करते हैं, जो कि ईसोफेगस से लेके और रेक्टम तक जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो कॉमन जो कंडीशंस आपको मिलती हैं, जिसमें आपको जर्ड मिलता है, उसमें आपको आईबीएस मिलता है, उसमें आपको आईबीडी मिलता है, उसमें आपको पेप्टिक अल्सर्स मिलते हैं, आपको डायरिया मिलता है, कॉन्स्टिपेशन मिलती है। ठीक है ना, और इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की और चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, अभी जो टर्म्स आ रहे हैं बेटे, ये तमाम टर्म्स एक एक करके हम अभी आगे जाके डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी जो 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 जीआईटी डिसऑर्डर्स हैं उसमें हमने क्या किया, हमने उनको उनकी जो क्लासिफिकेशन है ना बेटे, वो उनकी डिफरेंट तरीकों से हमने की है। मिसाल के तौर पर अगर कहीं मोटिलिटी में प्रॉब्लम आती है, यानी कि मोटिलिटी का मतलब होता है मोशन में कहीं, तो उसको हम जो है बेसिकली आईबीएस कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, डायरिया कहते हैं, या फिर गैस्ट्रोपैरेसिस कहते हैं। अगर कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आती है तो उसको हम बेसिकली गैस्ट्राइटिस का नाम देते हैं, अपेंडिसाइटिस हो सकता है ना, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो सकती है जिसमें क्रॉन और अल्सरेटिव कोलाइटिस आता है। ठीक है, अगर कोई ईसोफेजियल या स्टमक के इश्यूज आते हैं तो उसमें जर्ड आता है, जिसमें जो है देखा होगा कि कभी कभार स्टमक का जो कंटेंट होता है वो हमारे हलक के अंदर आ जाता है, तो बहुत जलन सी महसूस होती है ना हलक के अंदर। ठीक है, जिसको हम जर्ड कहते हैं, या एसिड रिफ्लक्स होता है, पेप्टिक अल्सर्स हैं। ठीक है ना, या कोई अल्लाह ना करे कोई एब्डोमिनल हर्निया जो है वो आता है कि कोई आपकी इंटेस्टीन जो है वो पेरिटोनियम से निकल कर बाहर आ गई। ठीक है, फिर इस तरह से लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाटिक के जो है इश्यूज होते हैं, जिसमें गॉल स्टोन्स हैं, हेपेटाइटिस है, पैंक्रियाटाइटिस है, फैटी लिवर डिजीज़ है। ठीक है, फिर अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर जाएं तो उसमें लोअर मतलब कोलोन की तरफ अगर आप देखोगे तो, या रेक्टम की तरफ देखोगे तो डायवर्टिकुलोसिस आता है, डायवर्टिकुलाइटिस आता है। ठीक है, हेमोरॉइड्स आते हैं, नाम सुना होगा, फिशर्स आते हैं। ठीक है ना, या बहुत इंपॉर्टेंट जो कोलोरेक्टर कैंसर आता है, ये आता है। ठीक है, और अगर इन्फेक्शंस के लिहाज से बात करेंगे तो फिर गैस्ट्रोएंटराइटिस आता है, जो कि आमतौर पर आप देखते हो, आमतौर पर बच्चों में, बड़ों में, सब में स्टमक फ्लू के नाम से जो है वो मशहूर है। ठीक है, अच्छा, अच्छा, इन तमाम जितने भी हमारे जीआईटी डिसऑर्डर्स हैं ना बेटे, उनके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। कॉमन सिम्टम्स में जैसे आपके पास उसमें डेफिनेटली आपको कोई एब्डोमिनल पेन मिलेगी, आपको ब्लोटिंग मिलेगी, नोजिया वोमिटिंग तो एक बड़ी कॉमन सी एक चीज़ आती है। ठीक है, डायरिया होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। ठीक है ना, हार्ट बर्न होगा, एसिड रिफ्लक्स होगा। ठीक है, या फिर अल्लाह ना करे कोई आपके स्टूल के साथ रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है ना, ये स्टूल जो है बहुत हार्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग का कॉज होता है। ठीक है, अच्छा, जो कॉजेज हैं वो क्या हैं? कॉजेज वही हैं जो हमारे पास इन्फेक्शंस हैं। ठीक है ना, अनहेल्दी डाइट है, वही बाहर का खाना है, स्ट्रेस है ना, जेनेटिक फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, क्रॉनिक कंडीशंस हैं, जैसे डायबिटीज़ है। ठीक है, तो इन तमाम कंडीशन के कॉजेज। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे करते हैं इन तमाम की, जो बिल्कुल मतलब, क्योंकि अब इंशाल्लाह ताला अगले साल थर्ड ईयर में जा रहे हो तो तुम लोग को देखोगे हिस्ट्री, तुम लोग फिजिकल एग्जाम करोगे। ठीक है, फिर जो हमारे कुछ इमेजिंग टेक्निक्स हैं, एंडोस्कोपी है, कोलोनोस्कोपी है। ठीक है ना, लैब टेस्ट हम करवाते हैं। ठीक है, और ट्रीटमेंट में जो आप देते हैं वो आम ट्रीटमेंट वही है कि भाई आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, डाइट का ख्याल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिकेशंस आप लेते हैं, जिसमें चाहे वो एसिड रिड्यूसर्स हैं, लैक्सेटिव्स हैं, इम्यूनोसप्रेंट्स हैं, या फिर आखिरकार कोई ना कोई सर्जरी परफॉर्म की जाती है। तो ये एक बेसिकली कॉमन आपके सामने जो है वो आपके सिस्टम बताएगा। ठीक है, अब एक एक करके लेकर हम चीज़ों को लेकर चलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं तो हमारे पास आते हैं, जैसे अब अगर हम टॉप से बात करें तो स्वेलिंग के डिसऑर्डर्स आते हैं। ठीक है, यानी जैसे कहते हैं ना खाने का निगलना। ठीक है, तो अब उसमें निगलने में प्रॉब्लम
प्रॉब्लम कहाँ आती है, मिसाल के तौर जैसे कोई यानी डेग्लूटेशन रिफ्लेक्स ही खत्म हो गया, मतलब निगलने का, जब खाना तुमने मुंह में जो है वो बनाया तो जो निवाला बनाते हैं तो वो निगल ही नहीं रहा। अब वो निवाला नीचे क्यों नहीं उतर रहा है ना, तो उसमें एक रिफ्लेक्स होता है डेग्लूटेशन, वो खत्म हो जाता है। वो क्यों खत्म हो जाता है, ठीक है ना, कि उसमें क्या होता है कि जो आपकी 5th 9th और 10th क्रेनियल नर्व है, ठीक है, पांचवी का नाम अगर आपको याद होगा तो क्या था, अब ये तुम लोग को याद होना चाहिए, ठीक है, कि 5th जो नर्व क्या थी, 9th क्या थी, 10th क्या थी, ठीक है ना। तो ये नर्व अगर पैरालाइज हो जाती हैं, ठीक है ना, तो ये क्या करती हैं, ये मेड्यूला, अच्छा मेड्यूला के अंदर क्या है, मेड्यूला के अंदर तमाम के तमाम आपके स्वेलोइंग सेंटर्स हैं, ब्रेन में सब सेंटर्स हैं ना सारे के सारे, है ना, जैसे स्वेलोइंग सेंटर है, रिस्पायरेटरी सेंटर है, कार्डियक सेंटर है, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस के पास बहुत सारे सेंटर्स हैं, थर्स का सेंटर है, ठीक है ना, सेटाइटी का सेंटर है, ठीक है ना। तो इस तरह से डेफिनेटली जब आपकी कोई क्रेनियल नर्व आपकी डैमेज होती है तो वो मेडुला को डिस्टर्ब करेगा, मेडुला डिस्टर्ब होगा तो अल्टीमेटली आपका स्वेलोइंग सेंटर डिस्टर्ब होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, जब स्वेलोइंग सेंटर डिस्टर्ब होता है तो एक बार बड़ी ज़बरदस्त बात है जो आम तौर पे देखते हो, क्या होगा, खाना बजाय हलक में जाने के या ईसोफेगस में जाने के क्या होगा, वो पता चलेगा लो भाई लंग्स में चला गया बाय द हेल्प ऑफ ट्रैकिया और लैरिंग्स, ठीक है ना, और निमोनिया हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इस तरीके से अल्लाह ना करे जो कोकेन का ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है, फेरिंग्स जो होता है वो बिल्कुल एकदम काम ही नहीं करता, उसकी जो मसल एक्टिविटी खत्म हो जाती है, तो अल्टीमेटली डेग्लूटेशन रिफ्लेक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे डिजीज जैसे पॉलियोमाइलाइटिस है, एनकेफलाइटिस है, ठीक है ना, या मसल की डिस्ट्रोफी हो गई, माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया, ठीक है ना, या टेटनस जो हो जाता है, बोट्युलिज्म टेटनस हो जाता है, तो इन तमाम कंडीशन के अंदर आपका डेग्लूटेशन रिफ्लेक्स जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से एक स्वेलोइंग में एक आती है जिसको हम कहते हैं एरोफागिया। एरोफागिया क्या होता है कि जब जो लोग बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं ना, है ना, तो क्या होता है कि खाने के साथ साथ हवा भी जाती है ना, और जब हवा जाती है अल्टीमेटली तो क्या होता है कि उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हो रहा होगा कि वो उनके अंदर जो है वो ब्लोटिंग कैफियत आती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बेल्चिंग होती है, बेल्चिंग को उर्दू में कहते हैं डकार लेना, है ना, कि बहुत ज़्यादा डकार लेते हैं, ठीक है, एकदम पेट फूला हुआ हो जाता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फ्लेटस पास होता है, ठीक है। ये काम तो पे किन में होता है, उनमें होता है कि जो कि ज़रा सा वो पेशेंट लोग जो कि थोड़ा सा नर्वस होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, जल्दी जल्दी तेजी के साथ खाना खाते हैं, ठीक है ना, या उनका जो अपर एसोफेजियल इंस्फिंक्टर है ना, देखोगे तुम लोग तो उसमें तुम्हें नजर आएगा कि अपर एसोफेजियल इंस्फिंक्टर में जो ये है ना अपर एसोफेजियल, ठीक है, ये अगर उनका जो है वो खराब हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि वो बहुत ज्यादा एयर को जो है वो फ्लोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली तुमने सुना होगा कि डिस्फागिया। डिस्फागिया का मतलब ये होता है कि आपका स्वेलोइंग में डिफिक होती है। अच्छा, पहला वाला जो था उसमें कहीं तुम्हें याद होगा वो तो उसमें तो असर खत्म ही हो गया था ना, ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो आपके सामने क्या हो रहा है कि आपका स्वेलोइंग की डिफिकल्टी होती है, ठीक है। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनके अंदर होता है, उसमें नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ब्रेन डिसऑर्डर्स आपके पास आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, या आपके कोई मसल डिसऑर्डर्स आते हैं जिसकी वजह से आपकी ये ब्लॉकेज जो आती है, ठीक है। और या फिर वो पेशेंट जिनको अल्लाह ना करे कोई स्ट्रोक का अफेक्ट आता है ना, एकदम ब्लड प्रेशर शूट किया और स्ट्रोक हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनका नर्वस सिस्टम में अल्टीमेटली डैमेज होगा, तो अल्टीमेटली उनको ये स्वेलिंग का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अच्छा, अब ज़ाहिर बात है जब डिस्फागिया को आप ट्रीट नहीं करोगे तो क्या होगा, फूड या लिक्विड्स जो हैं वो आपके माउथ में रहेंगे और उसकी वजह से बहुत बड़ा खतरा होता है कि आप उसको अपने एयरवे में ले जाते हैं, ठीक है ना, और अल्टीमेटली एस्पायरेशन होती है और एस्पायरेशन नमूनिया होता है, ठीक है। अब इन तमाम बातों को देखने के लिए आप क्या करवाते हैं, आप कुछ बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, जैसे नाम सुने होंगे बेरियम स्वैलोवर टेस्ट कहलाता है, ठीक है, या अपर एंडोस्कोपी करा ली, या कोई एसोफेजियल मैनोमेट्री। मैनोमेट्री का मतलब ये होता है कि ईसोफेगस क्योंकि स्मूथ मसल है ना, तो ये जो ये जो हमारी खाने की नाली है, इसको हम उर्दू में जिसे कहते हैं खाने की नाली, तो इस नाली का एक प्रेशर देखते हैं कि इसमें कितना प्रेशर, उसको कहते हैं मैनोमेट्री, ठीक है ना। तो मैनोमेट्री के जरिए उसका प्रेशर देखते हैं कि इसका प्रेशर जो है कितना अच्छा हो रहा है। तो ये तमाम कंडीशंस बेटे आपके स्वेलोइंग के हवाले से जो है वो आती हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका इलाज क्या है, इलाज इलाज यही है कि भाई डिस्फागिया के जो भी कॉजेज हैं, है ना, उनको आपने ट्रीट करना है। अब वो ट्रीट करने का मतलब क्या है, बता मेडिकेशंस हैं, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, ठीक है, कुछ अलग मेडिकल थेरापी हैं, ठीक है ना, जिसमें आप क्या करते हैं कि आप उनको मिसाल के तौर पर आपने नाम सुना होगा बोट्युलिज्म टॉक्सिन, वो जो बोटॉक्स कहलाता है ना, ठीक है, वो क्या करता है, वो आपके मसल के स्पैज्म को रिलीव करता है ना, और मसल का जो स्पैज्म जब रिलीव करेगा, ठीक है ना, तो अल्टीमेटली आपका ये प्रॉब्लम थोड़ा सा रिलैक्स होगा, ठीक है। या फिर अल्टीमेटली हम क्या
क्या करते हैं कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आपके पास आ रही है, तो देखा नहीं है सर्जरी के अंदर कोई अगर लोग खाना नहीं खा रहे होते तो उनको फीडिंग ट्यूब डाली जाती है, ठीक है। इस तरह से उनको जो हम ये बेसिकली काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ ईसोफेगस। अब और ईसोफेगस के जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें आपके पास आता है कौन, जिसमें आप कहते हैं कार्डियक एक्लाजिया, या इसको कहते हैं मेगा ईसोफेगस। अच्छा देखो नाम क्या है, मेगा, मेगा मतलब होता है बड़ा, यानी ईसोफेगस में से जब खाना नहीं निकलेगा तो सारा खाना जमा हो रहा होगा। अब जब खाना ईसोफेगस में जमा हो रहा होगा तो वो जो ईसोफेगस की जो नाली है वो क्या होगी, फूल जाएगी, और फूल जाएगी तो क्या होगा, उसको मेगा ईसोफेगस कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है जिसमें लोअर टू थर्ड जो इसोफेगस का होता है वो काम नहीं करता, ठीक है। और क्यों काम नहीं करता, जाहिर बात है इसोफेगस में जो पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी है वो क्या हो रही है, वो डिमिनिश हो रही है, कम हो जाती है ना। और जब पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी उसमें कम हो जाएगी तो आपका जो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर है वो क्या होगा, रिलैक्स नहीं होगा, और जब वो रिलैक्स नहीं होगा तो खाना नीचे कैसे उतरेगा, क्योंकि लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर जब रिलैक्स होगा तभी तो खाना ईसोफेगस से निकलकर स्टमक में जाएगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या होगा, सारा खाना जो होगा वो आपके जो है वो ईसोफेगस में जमा होता रहेगा, स्टमक में पहुंचेगा नहीं, और जब ईसोफेगस में जमा होता रहेगा तो अल्टीमेटली ईसोफेगस क्या होगा, एक इनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। और जब खाना वहां पड़ा रहेगा ईसोफेगस में काफी अरसे तक, 2 दिन 3 दिन तक पड़ा रहेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब उसको रिलीव करने के लिए क्या करते हैं, उसको हम बलून जो है वो इन्फ्लेटेड करके, है ना, और उसके जरिए हम उस नाली को, खाने की नाली को खोल देते हैं, ठीक है ना। या फिर वो ड्रग्स देते हैं जो कि एंटी स्पाज्मोटिक हैं। आप देखो थोड़ी अकल इस्तेमाल करो कि भाई अगर ईसोफेगस का स्मूथ मसल काम नहीं कर रहा तो अल्टीमेटली क्या देंगे, हम स्मूथ मसल को रिलैक्स करने के लिए एंटी स्पाज्मोटिक जो है ड्रग्स देते हैं जो कि ये काम करती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत आते हैं पेशेंट इसके, ठीक है, जो जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जर्ड, है ना। क्या होती है, इसमें होता यह है कि इसमें जो तुम्हारा लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर है, ठीक है ना, ये इनकॉम्पिटेंट हो जाता है। मतलब इसको एक, जैसे जब खाना निगलते हैं तो इसको बंद हो जाना चाहिए ना, यानी जब खाना नीचे उतर जाता है स्टमक में तो इसको, ये कभी कभार खुला रह जाता है ना। और जब लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर आपका खुला रह जाएगा, है ना, तो अल्टीमेटली क्या होगा, स्टमक का कंटेंट ईसोफेगस में आएगा, है ना, उसको कहते हैं रिफ्लक्स, रिफ्लक्स हो गया, है ना। और उस रिफ्लक्स की वजह से क्या होगा, आपके हलक के अंदर आपको महसूस हो रहा होगा कि एकदम जैसे बहुत जलन सी हुई, है ना। और एक बिल्कुल एकदम जो है वो ज़ाबित है, एसिडिक कंटेंट जब आपके हलक में आएगा तो क्या होगा, बिल्कुल एकदम हार्ड बर्न होगा, ठीक है ना। और उसके नतीजे में क्या होती है, एस्पायरेशन भी आती है। एस्पायरेशन का मतलब है कि खाना जो है वो आपके बेसिकली किस में होगा, लंग्स में चला जाएगा, और अल्टीमेटली जो है वो आपको निमोनिया हो जाएगा, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, वही डायग्नोसिस का तरीका है, अपर एंडोस्कोपी करते हैं, मैनोमेट्री करते हैं, बेरियम आपको देते हैं ताकि पता चलेगा, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है, अगर जर्ड अगर बहुत अरसे तक रहता है ना तो अल्टीमेटली ईसोफेजाइटिस हो जाएगा, है ना, स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ठीक है ना। या बैरेट्स, बैरेट्स ईसोफेगस होता है जिसमें नाली जो है बिल्कुल पतली सी हो जाती है ना, यानी जो आपकी ईसोफेगस की जो आपकी जो स्मूथ मसल की जो वो होती है ना, वो इतना खराब हो जाता है कि बिल्कुल एकदम बारीक सी एक लाइन बन जाती है ईसोफेगस की, उसको कहते हैं बैरेट्स, ठीक है। मेडिकेशंस, सर्जरी, लाइफस्टाइल चेंजेस, यही 3 चीजें हैं बच्चों जो कि हर चीज का इलाज होती है कि भाई या तो दवाइयों के साथ होगा, या फिर तुमने लाइफस्टाइल चेंजेस तो पहले करनी है, ठीक है, या फिर सर्जरी के जरिए होगा, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं आपके स्टमक के डिसऑर्डर। अब स्टमक के डिसऑर्डर में जो सबसे पहले आता है, ठीक है ना, जो आम सबसे पहले आप रूल करते हैं वो आता है गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा। और बेटे ये क्या होता है, ये होता है कि जिसमें आपका, अगर ये गैस्ट्राइटिस थोड़ा सा सुपरफिशियल है ना, तो इतना हार्मफुल नहीं होता, लेकिन जब ये गैस्ट्राइटिस थोड़ा सा डीप लेयर में जाता है ना, भाई याद है लेयर्स के नाम थे, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, है ना, और उसके बाद जो है वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल लेयर और फिर सर्कुलर लेयर आती है, ठीक है। जब ये डीप जाता है तो फिर आपके डेफिनेटली मसले मसाइल पैदा होते हैं, और फिर आपको अल्टीमेटली गैस्ट्राइटिस की शिकायत होती है, ठीक है। डेफिनेटली क्या होगा, अल्सर बन जाएगा, अल्सर को उर्दू में कहते हैं जख्म हो जाता है ना, ठीक है। अच्छा, वजूहत क्या है, वजूहत वही हैं कि क्रोनिक कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया जिसने गैस्ट्रिक म्यूकोजा कर दिया। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इलाज एंटी बैक्टीरियल थेरापी देते हैं, ठीक है ना। या फिर आपका डेफिनेटली इसमें क्या होता है कि आपका जो गैस्ट्रिक म्यूकोजल बैरियर है, याद है मैंने तुम लोग को पढ़ाया था, ठीक है ना, तो गैस्ट्रिक म्यूकोजल बैरियर जो है ख़राब हो जाएगा। वजूहत में क्या आती हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने वाले, शराब पीने वाले, या बहुत ज़्यादा जो ये एनसेड्स, एस्प्रिन, डिस्प्रिन, पैरासीटामोल, हर चीज़ में
एस्पिरिन खाना शुरू कर देते हैं, तो इनमें मसाइल पैदा होते हैं, तो ये अल्टीमेटली गैस्ट्रिक अल्सर पैदा होता है, ठीक है। अच्छा, होगा क्या? डेफिनेटली जब गैस्ट्रिक अल्सर पैदा होगा तो तुम्हारा जो स्टमक है वो एसिड सिक्रीशन फिर ऐसा ऐसा ख़त्म करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं एक्लोरोहाइड्रिया। और इसकी वजह से क्या होगा कि जब गैस्ट्रिक म्यूकोजा डैमेज होता है, तो याद है तुम सब लोगों को कि गैस्ट्रिक म्यूकोजा के जो पैराइटल सेल्स से वहाँ से निकलता था कौन? इंट्रिंसिक फैक्टर। वो इंट्रिंसिक फैक्टर भी नहीं आएगा। जब इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं आएगा तो क्या होगा? विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से नहीं हुई, तो इसको हम कहते हैं पर्निशियस एनीमिया, ठीक है। और अल्टीमेटली हाइपो क्लोरोहाइड्रिया हो जाएगा, डेफिनेटली एसिड की सिक्रीशन जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे की चलते हैं। अभी बता ही दिया सर नासिर ने कि पर्निशियस एनीमिया जो है वो गैस्ट्रिक एट्रोफी की वजह से होता है, ठीक है ना। तो आरबीसी क्या होंगे? अल्टीमेटली मैच्योर नहीं होते, ठीक है ना। अच्छा, अब इन तमाम गैस्ट्राइटिस का इलाज क्या है? देखो कितना अच्छा इलाज लिखा हुआ है ना। क्या देते हैं हम आप लोगों को? आप उनको देते हैं एंटी एसिड्स देते हैं, आप उनको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं, कहते हैं ना पीपीआई, है ना। आप उनको हिस्टामीन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर देते हैं, ठीक है ना। आप उनको जो है वो मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन से लड़ने की एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है ना। आप उनको जो है वो ऐसी तमाम चीज़ों से मना करते हैं, जैसे शराब पीने से मना करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग से मना करते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने से मना करते हैं, है ना, ठीक है ना, कि भाई ज़्यादा मिर्चों वाले खाने में आप मत खाइएगा, ठीक है। और अल्टीमेटली जब कोई आखिरी इलाज रह जाता है तो फिर सर्जरी के जरिए आप उसको दूर करते हैं, ठीक है। अच्छा, बेहतरीन, जहाँ पे स्टमक की बात हो रही हो, पेप्टिक अल्सर ना हो, ठीक है। और बच्चों, ये तो आपके ऑस्पी का बड़ा फेवरेट सवाल भी होता है, ठीक है ना। और आपको पता है कि डॉक्टर नासिर आपको बताते ही रहते हैं कि बेटे देखो ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा आपको ऑस्पी के हवाले से भी करनी होंगी, ठीक है। पेप्टिक अल्सर क्या है? ठीक है, स्टमक के अंदर जख्म का पैदा हो जाना, ठीक है। एक किस्म का एक्सकोरिएटेड एरिया होता है स्टमक का, है ना, या इंटेस्टाइनल म्यूकोजा का, यानी क्योंकि अल्सर तो आपका गैस्ट्रिक अल्सर भी होता है, ड्यूडेनल अल्सर भी होता है, ठीक है। तो और अल्टीमेटली क्या होगा? डेफिनेटली आपके जो डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस है वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो आप देखो अल्सर कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो कार्डियक एंड में थोड़ा अल्सर ज़्यादा मिलता है, थोड़ा सा अल्सर जो है वो आपको ये जो आपका पायलोरिक एंड है यहाँ पर ज़्यादा अल्सर मिलता है, ठीक है। या फिर थोड़ा सा अल्सर आपको मार्जिनल अल्सर मिलता है, ठीक है। कॉजेज क्या है? हाई एसिड पेप्टिक कंटेंट होता है, इरिटेशन हो रही है, ब्लड सप्लाई पुअर हो जाती है, या म्यूकस की सिक्रीशन कम हो जाती है, या फिर जो सबसे बड़ा जो इसको रूल आउट करते हैं वो क्या है? एच पाइलोराई इन्फेक्शन, ठीक है ना। तो ये वो बेसिक कॉजेज हैं जिनकी वजह से पेप्टिक अल्सर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो देख लो वही लिखा हुआ है कि डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ गैस्ट्रोड्यूडिनल म्यूकोजल बैरियर, यानी कि जब आपका म्यूकोजल बैरियर है ना ख़राब हो जाएगा तो अल्टीमेटली एसिड जो सीक्रेट होता है वो आपके अपने मैदे की जो दीवारें हैं, है ना, स्टमक की जो आपकी वॉल्स हैं उन्हीं को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। 75% पेशेंट में जो पेप्टिक अल्सर होता है बेटे याद रख लेना, वो हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, जिसको हम एच पाइलोराई इन्फेक्शन की वजह से होता है। और ये बैक्टीरियम क्या करता है? ये बैक्टीरियम आपकी जो बैरियर वॉल है उसको लिक्विफाई कर देता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो है वो आपके अपने ही जो स्टमक की जो वॉल्स है उनको नुकसान करती है, ठीक है। दीगर फैक्टर्स क्या हैं? जो पूछे कोई तो बता देना, वही अल्कोहल है, विनेगर है, बाइल सॉल्ट्स हैं, सिगरेट स्मोकिंग है, ठीक है ना, एनसेड्स हैं, ठीक है, एस्पिरिन है, ब्रोफेन है, पैरासीटामोल, पैनाडोल, बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल जो होगा अल्टीमेटली वो आपको ये नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। अच्छा, गैस्ट्रिक एसिड की एक्सेसिव सिक्रीशन अगर हो जाए, ठीक है ना। याद है एक अभी मैंने टॉपिक पढ़ा था जिसमें आया था जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में ये था कि उसमें जो है वो गैस्ट्रिन का प्रोडक्शन, याद है हार्मोन मैंने पढ़ाया था ना बेटे, तो गैस्ट्रिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है गैस्ट्रिनोमा की वजह से, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका गैस्ट्रिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और अल्टीमेटली वो अल्सर कॉज करेगा, ठीक है। उसको हम कहते हैं जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, अब इस पेप्टिक अल्सर की मैनेजमेंट क्या है? भाई मैनेजमेंट तो वही है ना कि भाई जहां से एसिड ज्यादा बन रहा है उसको कम करो, तो एंटी एसिड्स देते हैं। अब एंटी एसिड्स में क्या क्या देते हैं? H2 रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स देते हैं, है ना। या फिर आपको जो है वो जो आपको M1 मुस्करेनिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स देते हैं। अरे ये M1 मुस्करेनिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स वही है ना जो एट्रोपीन जो है वो दी जाएगी, जो कि क्या करेगी? जो एच पॉजिटिव की सिक्रीशन को कम करेगी। और कैसे कम करेगी? एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट को खत्म कर देती है। भाई जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी उसको कम करो ना, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी सिक्रीशंस को बढ़ाती है। तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को कम करोगे तो सिक्रीशंस कम होंगी। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को कम करने का तरीका ये होता है कि आप उसको जो है वो एट्रोपिन देते हैं।
ठीक है। या फिर क्या देते हैं, या फिर आपको याद करो मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएज, है ना, इनिबिटिंग ड्रग्स देते हैं जिनको हम कहते हैं पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स, है ना। अब वो प्रोटॉन पंप कौन था, वो प्रोटॉन पंप यही तो था, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएज जो था ना, तो उसको कम करो तो उसमें आप बड़ी मशहूर दवाएं ओमिप्राजोल, है ना, राइजैक है, नेक्सम है ना, ये इस किस्म की दवाएं देते हैं। ठीक है। या अगर इन एंटी एसिड से काम ना बने तो फिर अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, आपको वेगस नर्व को काटना पड़ेगा, क्योंकि पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी को अगर आप काट देंगे, है ना, तो उसकी वजह से गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन नहीं होगी, और गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन नहीं होगी तो थोड़ा सा आपको एसिड से जो है वो आपको निजात मिलेगी, तो इसको कहते हैं बायलेटरल वेगोटोमी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये देखो कुछ डॉक्टर नासिर ने तस्वीरें लगाई हैं जो तुम्हारे घर में भी तुम लोग देखते होगे, राइजैक है, नेक्सम है, ठीक है ना, जेंटेक है, एच रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, ठीक है ना, या इस तरह के एच पाइलोराई को दूर करने के लिए ये कुछ इस तरह की दवाएं आती हैं, ठीक है, जो हम देते हैं पेशेंट्स को। ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टीन पे। अब स्मॉल इंटेस्टीन पे जब आप पहुंचते हैं तो उस समय सबसे इंपॉर्टेंट आता है पैंक्रियाटिक फेलियर या पैंक्रियाटाइटिस, ठीक है ना। तो जो स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर जो स्टमक पैदा करता है, ठीक है। अब ये बताओ मुझे पैंक्रियाटिक फेलियर क्या है भाई, नहीं पैंक्रियाटिक फेलियर ये है कि पैंक्रियाज जो है वो अपने एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा, या तो कोई ब्लॉकेज हो गई है ना। ब्लॉकेज क्या हो गई, पैंक्रियाटिक डक्ट में कोई पत्थर वत्थर फंस गया भाई, गॉल स्टोन फंस गया, है ना, जो पेपेल ऑफ वेटर के पास फंस जाता है, ठीक है। या फिर क्या हो गया कि किसी मैलिग्नेंसी की वजह से जो है वो हेड ऑफ पैंक्रियास को आपने रिमूव कर दिया, ठीक है ना। तो भाई जब ऐसा काम करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, पैंक्रियाटिक सिक्रीशन कम हो जाएंगी, और पैंक्रियाटिक सिक्रीशन में ही तो इतने सारे आपके जूसेस होते हैं ना, जिसमें आपका ट्रिप्स एंजाइम ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेज है ना, अमाइलेज है, ठीक है ना, लाइपेज है, ठीक है ना। तो ये तमाम जब एंजाइम कम होंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा भाई, आपकी डेफिनेटली स्मॉल इंटेस्टीन ड्यूडेनम के अंदर जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं होगी, है ना। और अल्टीमेटली क्या होगा, फैट्स डाइजेस्ट नहीं होंगे, और जब फैट्स डाइजेस्ट नहीं होंगे तो वो फैट्स क्या होंगे, आपके स्टूल में आएंगे, और जब स्टूल में आपके आपके फैट्स आते हैं तो इसको हम कहते हैं स्टेटोरिया, ये लिखा हुआ स्टेटोरिया, इसको हम कहते हैं स्टेटोरिया, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, आपको इसके अंदर जो है वो स्टेटोरिया आपको मिलेगा, ये लिखा हुआ स्टेटोरिया, ठीक है। तो याद रखने ना कि स्टेटोरिया क्या होता है, स्टेटोरिया इज बेसिकली फैट्स इन योर फीसिस, है ना, यानी कि जो आपके स्टूल आते हैं उसमें चिकनाई आएगी, ठीक है ना, इसको हम स्टेटोरिया कहते हैं, ठीक है। अच्छा, पैंक्रियाटाइटिस का आइटिस का मतलब तो इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है ना, यानी पैंक्रियास की इन्फ्लेमेशन हो गई, और उसकी वजह क्या होती है, या तो एक्यूट होता है या क्रॉनिक होता है। एक्यूट में और क्रॉनिक में ये होता है। अच्छा, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि बच्चों को कितना मालूम है, पैंक्रियाटाइटिस का जब जो दर्द होता है वो बिल्कुल मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है, जब पेशेंट आके बताता है ना कि सर बिल्कुल मेरे एकदम बिल्कुल सेंटर में, है ना, यहाँ पर दर्द हो रहा है, और ये दर्द मेरा पीछे भी जा रहा है, पीठ में भी जा रहा है ना, बैक पे भी जा रहा है, बस समझ जाओ ये पैंक्रियाटाइटिस का दर्द होता है, ठीक है। ये सब इंशाल्लाह तुम लोग सीखोगे जब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जब आओगे ना, तो तुम लोग जब अपने पेशेंट्स का मुताला करोगे तो देखोगे, ठीक है ना। अच्छा, क्या इस वजह से होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट अल्कोहल, वो लोग जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि उनमें जो है वो 90% जो है होता है ना, वो क्या होता है कि गॉल स्टोन वगैरह जो होते हैं वो आपके पैंक्रियाटिक डक्ट में पेपेल ऑफ वेटर के पास जाके फंस जाते हैं, और अल्टीमेटली इस वजह से ये मामला जो है वो ख़राब होते हैं, ठीक है। और अपना जो एंजाइम होगा ना पैंक्रियास का, वो एंजाइम क्या करेगा, अपने ही पैंक्रियास को डाइजेस्ट कर देगा, और अल्टीमेटली पैंक्रियाटाइटिस का फिनोमेना आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कॉज होती है, ठीक है। अच्छा, फिर आता है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी जिसको हम कहते हैं कि स्प्रू। स्प्रू क्या होती है कि आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोजा है ना, यानी जहाँ पर आपकी मेजॉरिटी जो है क्या नाम है आपकी, यानी डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टीन से। जब स्मॉल इंटेस्टीन के तीन पार्ट थे ना, ड्यूडेनम, जेजोनम और आइलियम, ठीक है ना। तो जो बेसिकली ड्यूडेनम, जेजोनम और आइलियम जो था, तो उस जगह पर जाके ड्यूडेनम, जेजोनम, आइलियम के पास जाके जो है क्या होती है, वहाँ पर मेल एब्जॉर्प्शन शुरू होती है, इसको हम स्प्रू कहते हैं, ठीक है। और क्या वजह होती है कि म्यूकोजा में जो आपके वेलाई होते हैं वो प्रॉपर डाइजेशन नहीं करते। अब इसमें दो टाइप की कहलाती है, कहलाती है नॉन ट्रॉपिकल और कहलाती है ट्रॉपिकल। नॉन ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल में होते हैं, नॉन ट्रॉपिकल एरियाज वो होते हैं जहाँ पर बारिशें कम होती हैं, ट्रॉपिकल एरियाज वो होते हैं जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है। तो नॉन ट्रॉपिकल एरिया में बताते हैं कि आमतौर पर ये एडियोपैथिक होती है, मतलब अननोन कॉज है भाई, ठीक है ना। उसमें एक सीलिक डिजीज आती है बच्चों में, ठीक है। या जिनको ये जो चावल का जो छिलका होता है ना, चावल का जिसको हम कहते हैं ना आटे की भूसी,
रोटी चावल का छिलका, उनको ग्लूटेन की सेंसिटिविटी होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उनको एलर्जी हो जाती है, तो ग्लूटेन एंटेरोपैथी कहते हैं, ठीक है, उसकी वजह से इनमें ये स्प्रू की कंडीशन आती है। ये दिखा हुआ है कि वीट और राई है ना। अच्छा, ट्रॉपिकल स्प्रू क्या है, जो कि आमतौर पर बरसाती इलाकों में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, और उसको हम जो है बेसिकली वही होगी तो वही इन्फ्लेमेशन ही होगी, बस एक फ़र्क हो गया, ठीक है, क्या होगा अल्टीमेटली वही फैट्स की डाइजेशन नहीं होती है, और फैट्स की डाइजेशन के नतीजे में क्या होगा, स्टेटोरिया होगा, ठीक है ना, और स्टेटोरिया की वजह से जो है वही है फैट्स इन स्टूल आपके पास आ जाएंगे, ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होगा कि आपके जितने भी प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कैल्शियम्स हैं, विटामिन के, फॉलिक एसिड, ठीक है, विटामिन B12, ये अल्टीमेटली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ठीक है। ओके, तो क्या होगा डेफिनेटली जब ये एब्जॉर्ब नहीं होगा तो भाई क्या होगा, डेफिनेटली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी, बंदा जो है बेचारा वेस्टिंग ऑफ द बॉडी हो जाएगी, ठीक है ना, ऑस्टियोमलासिया हो जाएगा कैल्शियम की कमी की वजह से, ठीक है, विटामिन के की वजह से कोगुलेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, विटामिन B12 की वजह से उसको मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा, है ना, या फॉलिक एसिड की वजह से उसको जो है वो मैगलोब्लास्टिक और मैक्रोसाइटिक एनीमिया जो है वो हो जाएगा, ठीक है, तो ये कंडीशन आती है उसको अल्टीमेटली, ठीक है। फिर आते हैं आपके लिवर और गॉल ब्लैडर के डिसऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। अब लिवर के डिसऑर्डर्स में तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा बंदा होगा जिसको नहीं पता, जॉन्डिस, जॉन्डिस और इक्टेरिस कहते हैं, ठीक है, येलो डिस्कलरेशन ऑफ आईज, है ना, हैंड्स, है ना, उसकी टंग, ठीक है ना, देखते हैं ना, आपने देखा होगा कि लोअर आईलिड को जो है वो देखते हैं तो उसमें जो है वो आपको नजर आता है एनीमिया, और अपर आईलिड में अगर देखते हैं तो अगर आपको हल्का सा येलोइश टिंट नजर आए तो उसको आप कहते हैं जॉन्डिस, ठीक है। तो क्यों होता है, क्योंकि अल्टीमेटली बिलिरुबिन का लेवल आपका बढ़ जाता है, ठीक है। जब लिवर खराब होता है, लिवर को उर्दू में कहते हैं जिगर, जब जिगर खराब होता है तो अल्टीमेटली बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, और तकरीबन जब 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर बिलिरुबिन आपके ब्लड में होता है तो फिर आपको जॉन्डिस फील होता है, उससे पहले जॉन्डिस फील नहीं होता, ठीक है। अब 3 टाइप के जॉन्डिस हैं, एक कहलाता है हेमोलिटिक जॉन्डिस, एक कहलाता है हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस, और एक कहलाता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ठीक है। हेमोलिटिक जॉन्डिस जो होता है ना, उसको हम कभी कभार प्री हेपेटिक जॉन्डिस पे, प्री हेपेटिक का मतलब होता है लिवर से पहले मसला हुआ है, हेपेटोसेलुलर का मतलब होगा लिवर के अंदर मसला हुआ है, और पोस्ट हेपेटिक का मतलब होता है लिवर के बाद मसला पैदा हुआ है। तो जो लिवर के बाद होता है उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव कहते हैं, जो लिवर के अंदर होता है उसको हम हेपेटोसेलुलर कहते हैं, और जो लिवर से पहले कोई कहीं प्रॉब्लम आती है तो उसको हम हीमोलिटिक जॉन्डिस कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको याद करते हैं, ठीक है। और लिवर का जो एंड स्टेज कहलाता है वो तो पता ही है कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने की वजह से अल्टीमेटली सिरोसिस ऑफ लिवर हो जाता है ना, और ये डेफिनेटली फिर क्या होता है इरिवर्सिबल है, क्रॉनिक डैमेज हो जाती है एक लिवर की, ठीक है ना। तो उसमें बड़ी मशहूर दवाएं आपने सुना होगा, हैपामर्स वगैरह सिरप आते हैं, ठीक है ना, हेपेटाइटिस को उर्दू में यरकान कहते हैं ना, ठीक है ना, तो यरकान के लिए जो है वो आपको ये कुछ सिरप देते हैं। अच्छा, लिवर का जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो कोई बताएगा मुझे लिवर की जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो पेशेंट को क्या मना करते हैं, एनी वन ऑफ यू गाइस। तो सुना होगा पेशेंट को कहते हैं कि मिर्चों वाले खाने मत खाइएगा, ठीक है, और मिर्चों वाले खाने मत खाइएगा, और जो है क्या नाम है, जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल, कोई शराब पीता है, ठीक है ना, तो वो उसको मना करना होता है, ठीक है ना, और उसे कहते हैं थोड़ा सा मीठा ज़्यादा खाओ। हाँ, ये देख लेना कि डायबिटिक तो नहीं है ना, तो मीठा खाने से जो है फिर उसका लिवर जो है वापस, और तकरीबन ये अमल होता है कि लिवर को तकरीबन 1-1 महीना 2-2 महीने आराम देना होता है, उबला हुआ खाना खाते हैं इसमें, तो फिर जाके लिवर जो है वो अपनी जगह पे वापस आता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे में फिर आपको पता ही है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज वो है वायरल हेपेटाइटिस, है ना, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर होती है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के वायरस A B C D E F G पता नहीं कितने सारे आएंगे, जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो हेपेटाइटिस बी वायरस जो है सबसे ज़्यादा फीचर है, जिसमें क्या होता है कि अल्टीमेटली लिवर क्या करेगा, लिवर प्रोटीन नहीं बनाएगा, ठीक है ना, लिवर जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनाएगा, ठीक है, लिवर जो होगा बेसिकली क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को ख़राब कर देगा, ठीक है। लिवर जब प्रोटीन नहीं बनाएगा तो ऑनकोटिक प्रेशर डेवलप नहीं होगा, तो उसकी वजह से पेट फूल जाता है, एसाइटिस हो जाती है, ठीक है, फैट्स की डाइजेशन नहीं होगी, स्टेटोरिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसमें हीमोग्लोबिन जो है वो कम बनेगा तो एनीमिया हो जाएगा, ठीक है, उसमें जो है वो लिवर के एंजाइम्स बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, यही तो देखते हैं LFT के अंदर, लिवर फंक्शन टेस्ट के अंदर, ठीक है, उसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज, SGOT, SGPT जो है बढ़ जाएगा, है ना, और वो निशानी होती है कि भाई आपका लिवर जो है वो खराब हो गया, ठीक है, और अल्टीमेटली ब्लड यूरिया लेवल जो है वो आपका कम हो जाएगा, और अमोनिया जो होगा वो बढ़ जाएगा। अच्छा, ठीक है ना, तो अमोनिया के बढ़ने की वजह से यूरिया का लेवल जो है वो कम होता है, क्योंकि असल काम क्या होता है कि लिवर जो होता है वो अमोनिया को रिमूव करता है ना यूरिया बनाकर, ठीक है, तो अब लिवर तो काम ही नहीं कर रहा, है ना,
तो जब काम है तो अमोनिया पड़ी रहेगी, तो अमोनिया पड़ी रहेगी तो यूरिया तो बनेगा ही नहीं। वो यूरिया जो कि यूरिन के जरिए बाहर निकलता है, यूरिया बन ही रहा है क्योंकि अमोनिया बढ़ रही है, ठीक है ना। तो ये तमाम कंडीशन में आप देखोगे एडिमा, है ना, हेमोरेजिक डिसऑर्डर्स होंगे, ठीक है, मसल वीकनेस, ट्रेमर्स, कॉन्वुल्जन्स, है ना, कहते हैं ना हेपेटिक एनकेफेलोपैथी, वो हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। तो इनकेफेलोपैथी का मतलब क्या, एनकेफ का मतलब क्या होता है, ब्रेन पे गड़बड़ आ जाएगी, ठीक है। तो हेपेटिक एनकेफेलोपैथी है, ठीक है ना, लिवर एनलार्जमेंट है, पोर्टल हाइपरटेंशन है, स्टेटोरिया, तमाम कंडीशन, ठीक है। फिर एक बड़ी मशहूर कॉलीसिस्टाइटिस, है ना, कि गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन को हम कॉलीसिस्टाइटिस कहते हैं, ठीक है। एलएफटी कराते हैं, एलएफटी कराने में आप क्या देखते हैं, उसमें आप देखते हैं कि लिवर का कितना डैमेज हुआ, है ना, उसमें लिवर की जो हेपेटिक इंसफिशिएंसी कितनी हुई, ठीक है ना, और अब उसके प्रोग्रेस क्या चलते हैं, ठीक है। रिपोर्ट दिखाऊं एक तुम लोग को, देखो ये रिपोर्ट तुमने देखी होगी, ठीक है ना, कि इसमें जिसमें ब्लू रिबन लेवल देखते हैं, ठीक है ना। अब उसमें दो टाइप के ब्लू रिबन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अभी बताता हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या फर्क होता है, ठीक है। उसमें एसजीपीटी, एसजीओटी एंजाइम्स देखते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेट्स देखते हैं, टोटल प्रोटीन देखते हैं, है ना, ये आ गया ना, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुमिन, और फिर एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो चेक करते हैं। तो जब एलएफटी टेस्ट कराते हैं तो उसके अंदर ये तमाम चीज़ें जो है वो आपका कंसल्टेंट देखता है और फिर बताता है कि भाई लिवर डैमेज हो रहा है, भाई आपको ज़रा ख्याल करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, दो किस्म के बिलोरुबिन होते हैं बेटे, एक होता है डायरेक्ट बिलोरुबिन, इनडायरेक्ट। दोनों में क्या फर्क होता है, डायरेक्ट बिलोरुबिन वो होता है जो कि कॉन्जुगेटेड होता है। कॉन्जुगेटेड कौन होता है, जो किसी प्रोटीन के साथ जुड़ेगा, ठीक है ना। तो और जो इनडायरेक्ट होता है वो क्या होता है, वो अनकॉन्जुगेटेड होता है, उसको इनडायरेक्ट भी कहते हैं। ऐसे याद कर लो, इनडायरेक्ट, अनकॉन्जुगेटेड, डायरेक्ट, कॉन्जुगेटेड, ठीक है। जो डायरेक्ट बिलोरुबिन होता है उसको वाटर सॉल्युबल कहते हैं और वो लेस टॉक्सिक, क्योंकि सॉल्युबल हो गया ना तो यूरिन के जरिए निकल जाएगा, तो ये ज़्यादा परेशान है। लेकिन जो इनडायरेक्ट होता है ना वो लिपिड सॉल्युबल होता है, और लिपिड सॉल्युबल जो होते हैं टॉक्सिक होते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा फर्क तुम लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जनाब स्मॉल इंटेस्टीन के बाद लार्ज इंटेस्टीन। अब आ गया आपका लार्ज, और लार्ज इंटेस्टीन का मतलब होगा आपका कोलोन स्टार्ट हो गया। अब कोलोन के याद करो तीन पार्ट्स से, है ना, क्या क्या था, एक था असेंडिंग कोलोन, एक था ट्रांसवर्स कोलोन, और एक था डिसेंडिंग कोलोन, और फिर उसके बाद जो है सिग्मोइड कोलोन, और फिर उसके बाद रेक्टम आता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टीन में जो सबसे इंपॉर्टेंट गड़बड़ आती है वो क्या होती है, वो वही आती है जो बेटे आपने सुना है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, मेगा कोलोन। वही कोलोन से खाना जब निकलेगा नहीं तो फीसिस जमा होते जाएंगे तो मेगा कोलोन हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें जो सबसे पहला पढ़ते हैं वो कॉन्स्टिपेशन, उर्दू में कहते हैं कब्ज, ठीक है ना। तो स्लो मूवमेंट ऑफ फीसेस थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसी पैथोलॉजी जो कि आपकी इंटेस्टीन में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रही है, मूवमेंट में गड़बड़ पैदा कर रही है, तो उसके अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका जो फीसेस होंगे आगे पास नहीं होंगे, है ना। तो अब वो चाहे कोई ट्यूमर हो जाए, कोई एडिशंस हो जाए, कोई अल्सर हो जाए, तो ये तमाम, ठीक है। या फिर आपकी इरेगुलर बॉवल हैबिट्स हैं, ठीक है, यानी स्टूल पास करने की अर्ज जा रही है लेकिन आपने उसको रोक लिया कि बाद में करूंगा, बस यही हैबिट आपकी खराब हो जाएगी, तो अल्टीमेटली आपको कॉन्स्टिपेशन जो है फील होगा, डेफिकेशन रिफ्लेक्स आपका जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। या फिर अल्लाह ना करे जब आपकी जो आपकी सिग्मोइड कोलोन है ना, वहां पर कोई स्पैजम आ जाए। तो ये तमाम ऐसी कंडीशन जो स्पैजम हो, इरेगुलर बॉवल हैबिट्स हो, कोई ट्यूमर्स हो जाएं, एडिशंस हो जाएं, अल्सर्स हो जाएं, ठीक है, जहां पर भी मूवमेंट की स्लोनेस आ जाए वहां पर कॉन्स्टिपेशन का फिनोमेना होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जब ये स्लो होती है तो उसकी वजह से मेगा कोलोन हो जाती है, उसको हम कहते हैं हिर्शस्प्रंग डिजीज, ठीक है। अभी थोड़े बहुत नाम याद कर लेना, ठीक है ना। तो सीवियर कॉन्स्टिपेशन लीड्स टू मेगा कोलोन, और ये क्यों होती है, क्योंकि आपका जो माइंट्रिक प्लेक्सिस था, माइंट्रिक प्लेक्सिस क्या था, एंटेरिक नर्वस सिस्टम का के दो प्लेक्सिस है ना, एक माइंट्रिक और एक मीजनर। माइंट्रिक प्लेक्सिस जो है मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, तो जब भी माइंट्रिक प्लेक्सिस में गड़बड़ होगी तो वहां पर आपके गैंग्लियोनिक सेल्स डिस्टर्ब होंगे, मूवमेंट नहीं होगी। तो जब मूवमेंट नहीं होगी तो अल्टीमेटली पेरिस्टाल्टिक वेव चलेगी नहीं, जब पेरिस्टाल्टिक वेव चलेगी नहीं तो अल्टीमेटली क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन का फिनोमेना मौजूद होगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए भाई कितनी मशहूर दवाएं हैं जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, डल्कोलेक्स है, लेक्सेटिव है, ठीक है ना, ड्यूफेलैक है, स्पोगोल कितना इस्तेमाल किया जाता है लोगों के पास, ठीक है, क्रेमेफेन सोल्यूशन है, स्काइलेस ड्रॉप्स हैं, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आता है कि सर अगर एक तरफ स्लो हो रही है, तो अगर फर्ज करें कि अगर आपकी कोलोन की एक्टिविटी बहुत तेज़ हो जाए तो मैंने कहा डायरिया हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है डायरिया क्या है, कि जब आपकी रैपिड मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाए लार्ज में, तो जिसमें क्या कहलाती है, एंटेराइटिस, ठीक है ना। यानी डायरिया के जो सबसे बड़े कॉजेज हैं उनको हम कहते हैं एंटेराइटिस, जिसमें इन्फेक्शंस हैं, वायरस हैं, ठीक है ना। और जो सबसे बड़ा जो आता है वो याद करो, याद होगा कॉलरा,
है ना, जिसको हम कभी कभार फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं ना, जिसको हम उर्दू में कहते हैं हैजा, है ना, यानी आपका जो फूड पॉइजनिंग को ऐसा खाना खा लिया, है ना, जो जिसमें टॉक्सिन आ गए थे, तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉलरा, जिसको हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं, ये हो जाएगा। और ये क्या करेगा, ये कोलोन को डिस्टर्ब कर देगा, और जब कोलोन को डिस्टर्ब करेगा तो आपकी कोलोन की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, तमाम इतना डायरिया होगा कि आपके फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, डिसबैलेंस हो जाएंगे, और बंदा जो है वो बिल्कुल मौत के दहाने पहुंच जाता है, अगर तुमने उसके आईवी फ्लूइड्स का या उसके फ्लूइड्स का इंतजाम तुमने नहीं किया तो, ठीक है। अच्छा, तो डायरिया और भी वजह से होता है, जैसे याद है जब तुम लोग के कोई एग्जाम्स वगैरह होते हैं या कोई बड़ा कंपटीशन एग्जाम होता है, तो उसमें भी होता है ना साइकोजेनिक, क्योंकि साइकोजेनिक में क्या होता है, आपकी जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है क्या होती है, कभी कभार बढ़ जाती है, ठीक है। तो नर्वस टेंशन है ना, जैसे कोई एग्जामिनेशन के दौरान या कोई बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कोई फौज वौज में कोई बैटल लड़ने की जा रहा है, तो उसमें क्या होता है, ये कभी कभार डायरिया हो जाता है, ठीक है। तो स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम विच ग्रेटली एक्साइट, है ना, मोटिलिटी एंड एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, है ना, तो इसकी वजह से साइकोजेनिक डायरिया, ठीक है। अच्छा, अब इसी में आता है एक अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब देखो कोलाइटिस क्या है, कोलोन की इन्फेक्शन, अल्सरेटिव अल्सर बन जाएगा, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होगी क्या होगी, इन्फ्लेम हो जाएगी, अल्सर उसमें आ जाएगा, ठीक है। मोटिलिटी जो होगी वो अब क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो पेशेंट को क्या होगा, रिपीटेड, है ना, डायरियल मूवमेंट्स उसके अंदर हो जाएंगी, कॉज ज्यादा पता नहीं होता, लेकिन बस वही इन्फेक्शन ही है बच्चों, ठीक है ना। तो अब उसमें कोई एलर्जी है, कोई इम्यून रिस्पॉन्स है, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो ये आप देते हैं, ठीक है। डायरिया को दूर करने के लिए बड़ी मशहूर दवाएं हैं, इमोडियम, ग्लोमोटिल आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो हल्का सा मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अब इसी में एक आती है लार्ज इंटेस्टाइन की, उसमें जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है ना, तो उसमें एक आती है, उसको कहते हैं क्रॉन डिजीज। क्रॉन डिजीज जो है ना, ये ऑटोइम्यून डिजीज है, और ये बेसिकली बेटे माउथ से लेकर एनस तक, यानी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ये स्मॉल इंटेस्टीन को या लार्ज इंटेस्टीन जहाँ पर शुरू हो रही है वहाँ पर ही डैमेज करती है, इसमें पैचेस बन जाते हैं, है ना। और ये एक बेसिकली इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज के अंदर आती है ना, जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस जो क्रॉन डिजीज आता है, ठीक है। जेनेटिकली होती है, फैमिली में भी रन करती है, ठीक है ना। स्ट्रेस एक फैक्टर होता है जो कि ये काम करता है, ठीक है ना। और इसमें डेफिनेटली आपको डायरिया मिलेगा, आपको पेट में मरोड़, है ना, क्रैम्पिंग है, ठीक है ना, वो आपको मिलेगी, वेट लॉस मिलेगा आपको, ठीक है। और डायग्नोसिस वही मेडिकल हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री पूछो, फिजिकल एग्जामिनेशन को लो, है ना, स्टूल टेस्ट करते हैं, कोलोनोस्कोपी करते हैं, एंडोस्कोपी भी परफॉर्म करते हैं, इमेजिंग लेते हैं, है ना, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एक्सरे करवाते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली वही मेडिसिन हैं, या आपका जो है वो बोवल रेस्ट है, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, और सर्जरी जो है वो इसका इलाज होता है, ठीक है। अच्छा, फिर एक चीज कहलाती है, उसको हम कहते हैं बेटे पैरालाइटिक आइलियस, ठीक है। बस अब एंड पे आ रहा है, पैरालाइटिक आइलियस क्या होता है। पैरालाइटिक आइलियस ये होती है कि जो आपकी एलियम है ना, उसके पैरालिसिस हो जाए। और एलियम की पैरालिसिस का मतलब होता है, पैरालिसिस मतलब मफलूज हो गई, है ना, यानी इंटेस्टाइन जो है, इंटेस्टाइनल की जो मोटिलिटी है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। और जब इंटेस्टाइनल की मोटिलिटी कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, कॉन्टेंट्स जो होंगे कोलोन के वो आगे बढ़ेंगे नहीं, है ना, आपका स्टूल पास नहीं होगा, और इसकी वजह से क्या होगा, आपके कोलोन स्मॉल इंटेस्टीन की डिस्टेंशन हो जाएगी। और डिस्टेंशन में क्या होगा, कोलोन जो होगा वो मुख्तलिफ जगहों पे क्या बना लेगा, जैसे पॉकेट्स बना लेता है ना थोड़ा, यानी खाना इधर निकल गया, है ना, पाउच बन गया, इधर पाउच बन गया। जब कोलोन तो स्मूथ मसल है ना, खाना वहाँ पड़ा हुआ है, स्टूल पड़ा हुआ है, फीसिस पड़े हुए हैं, अल्टीमेटली वो निकल ही नहीं रहे, ठीक है। तो पैरालाइटिक आइलियस की वजह क्या है, वही कि स्मूथ मसल की इनिबिशन हो जाए, ठीक है। और जो कि क्या है, कोई भी ऑपरेशन हो, कोई हुआ था, मेजर सर्जरी हुई, तो आपने कोई नर्व काट दी है ना, या कोई ट्रॉमा गन शॉट वुंड है, कोई छुरी चाकू किसी को लग गया, है ना, नर्व्स कट गई, ठीक है ना, तो उसके नतीजे में अल्टीमेटली ये होगा, ठीक है ना। या फिर क्या होगा कि कोई रिफ्लेक्स इनिबिशन हो जाए, किसकी, स्मूथ मसल की, ठीक है। जैसे जिसमें क्या होता है कि जो आपकी जो नॉर एड्रेनर्जिक फाइबर्स थी, ठीक है, उनका डिस्चार्ज क्या हो जाए, वो बढ़ जाए, ठीक है ना। पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी आपकी जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, सिंपैथेटिक एक्टिविटी आपकी बढ़ जाए। तो ये तमाम कंडीशन में क्या होगा, अल्टीमेटली आपका पैरालाइटिक आइलियस होगा, और इसके नतीजे में क्या होगा, आपको पेरिटोनाइटिस होगा, जिसमें पेरिटोनियम आपकी क्या होगी, इन्फेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। फिर इसी तरीके से जो सबसे खतरनाक होती है इसमें पैरालाइटिक आइलियस में, वो आती है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। लो भाई, पूरी ऑब्स्ट्रक्शन ही कंप्लीट हो गई। अब ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होगा, शदीद पेन आता है, इतना पेन आता है कि बंदा चिल्ला उठता है इसके अंदर, ठीक है ना, कि ज़्यादातर खाना मूव ही नहीं कर रहा, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द
ल्यूमन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। कोई बहुत सारे कॉजेज हैं, ट्यूमर्स हैं, स्ट्रिक्चर्स हैं, कोई फाइब्रोटिक बैंड्स बन गए एब्डोमेन में, ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा, देखो ये लिखा, शदीद सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा। और पेन क्यों होगा, क्योंकि ज़्यादातर पैरासिटिक एक्टिविटी चल रही है लेकिन खाना आगे मूव ही नहीं कर रहा है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा कि इंटेस्टाइनल म्यूकोजा की इरिटेशन हो जाएगी, है ना, ऑब्स्ट्रक्शन जगह। और उसकी वजह से क्या होगा, नर्व्स जो है वो क्या होती है, स्टिमुलेट होती हैं। जहां पर भी नर्व्स की स्टिमुलेशन होगी तो अल्टीमेटली आपको ये फीलिंग आती है, और उसके नतीजे में आपको बहुत ज़्यादा पसीने, है ना, ब्लड प्रेशर आपका लो हो जाएगा, बहुत शदीद किस्म की जो है वोमिटिंग आपको होगी। और ये अल्टीमेटली इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो का केस कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये गाइटिंग की तस्वीरें तो आप देखो कि कौन कौन से कॉजेज़ हैं जहाँ पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है ऑब्स्ट्रक्ट होता है। तो जगह बताइए कि जो है कि ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ हो सकती है, जैसे कि पायलोरिक एंड पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। अच्छा, अब देखो अकल इस्तेमाल करना बच्चों, अगर पायलोरिक एंड पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो इसका मतलब है स्टमक का कंटेंट जो होगा बाहर ही नहीं, आगे नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है जो आपको उल्टी होगी ना, उस उल्टी में आप देखोगे तो क्या होगा, उसमें आपका एसिड ज़्यादा आएगा, है ना, ठीक है। अच्छा, फिर इस तरीके से अगर आपकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए कहाँ पर, ड्यूडेनम से पहले, है ना, ऑब्स्ट्रक्शन, तो इसका मतलब है कि आप क्योंकि ड्यूडेनम के पास ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो इसका मतलब है आप यहाँ खाना यानी यहाँ आ चुका था, तो यहाँ पर अल्कलाइन सिक्रीशंस आती हैं पेंक्रियास की, बाइकार्बोनेट सिक्रीशन। तो इसका मतलब अब जो वोमिटस आएगा, जो उल्टी होगी ना, उसमें आपको बेसिक ज़्यादा आएगा। पायलोरिक एंड पे अगर है तो एसिडिक उल्टी आ रही है। और अगर ऑब्स्ट्रक्शन बिलो ड्यूडेनम है तो आपको जो है वो बेसिक या न्यूट्रल जो है वो आपको उल्टी मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अगर थोड़ी ऑब्स्ट्रक्शन हाई उस पे है ना, तो कहते हैं कि फिर एक्सट्रीम, एक नाम सुना प्रोजेक्टाइल, यानी एकदम एकदम भड़ से एकदम पूरा खाना निकल जाता है, बहुत तेजी के साथ प्रोजेक्टाइल, यानी दूर तक उल्टी जाती है। वो अगर आ रही है तो इसका मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन कहीं जो है वो थोड़ी सी हाई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, मतलब थोड़ी सी इंटेस्टाइन से नीचे की तरफ आ गई, ठीक है। और अगर इधर यानी कि रेक्टम की तरफ कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ठीक है। वोमिट, फिर उसमें वोमिटिंग नहीं होती है ना, क्योंकि वोमिटिंग के लिए तो बस यहाँ से चलता है ना कंटेंट, ये वोमिटिंग होती है, ठीक है। क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन ये, क्योंकि यहाँ पर स्फिंक्टर होता है, ठीक है ना। ये स्फिंक्टर क्या करता है, ये कोलोन के कंटेंट को आइलियम में नहीं आने देता, है ना। तो यहाँ अगर कहीं यहाँ तक कहीं अगर कोई कंस्ट्रिक्शन आ रही है तो वो वोमिटिंग में आ रही है। लेकिन अगर कोई कंस्ट्रिक्शन अगर कोलोन की तरफ आ रही है तो फिर क्या हो रही है, तो फिर वोमिटिंग नहीं होती है, फिर उसके बाद अल्टीमेटली कॉन्स्टिपेशन का फिनोमेना ज्यादा होता है, ठीक है। कॉजेस वही थे, कॉजेज जो पीछे हमने पढ़े हैं, वही कैंसर, अल्सर, स्पाज्म, पैरालिटिक आलियास, या कोई एडिशंस वगैरह डेवलप हो जाते हैं तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये वही बात जो मैंने भी बेटे आपको पीछे बताई ना तस्वीर में, तो वही लिखा है कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है पायलोरिक एंड पर तो क्या होगा, तो आप कह रहे हैं कि एक्सेसिव लॉस ऑफ हाइड्रोजन आइंस रिजल्ट इन बेटर, ज़्यादा जब हाइड्रोजन आइंस ज़्यादा निकल जाएंगे, एसिडिक कंटेंट निकल जाएगा, तो क्या होगा, बंदे को अल्कलोसिस हो जाएगी, ठीक है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है स्टमक के बाद, है ना, तो क्या हो रहा होगा, तो पर्सन बिकम्स, अच्छा डिहाइड्रेटेड तो खैर होगा, क्या होगा, लॉस ऑफ एसिड एंड बेसिस में भी अप्रोक्सीमेट इक्वल, है ना। तो अगर स्टमक के बाद हो रही है तो उसमें एसिड भी आएगा, बेस भी आएगा, है ना। तो जो उल्टी आएगी उसमें एसिड बेस का चेंज ज़्यादा नहीं आएगा, है ना। अच्छा, अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है लोअर एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन पे तो आप अल्टीमेटली क्या होगा, तो थोड़ा सा वोमिटस में जो होगा वो हल्का सा फीकल कैरेक्टर ज़रा ज़्यादा आएगा, मतलब उसमें बदबू बहुत ज़्यादा आएगी, है ना। और इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपको बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है डिस्टल एंड पे लार्ज इंटेस्टाइन के, है ना, तो इसमें क्या होगा, उसको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा फील होगी ना, है ना। और कॉन्स्टिपेशन का फिनोमेना ज़्यादा होगा लेकिन उसको वोमिटिंग का फिनोमेना इतना ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये चार केसेस को ज़रा अच्छी तरीके से पढ़ना, याद करना कि इसमें ये नहीं का अगर ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ होगी तो फिर कौन सी वोमिटस और जो होगा ये कहाँ पर जो है वो कॉन्स्टिपेशन आता है, ठीक है। अच्छा, फिर आता है जनाब आखिर में तकरीबन वाइंड अप हो गया, और फिर आता है कि जनाब जो जीआईटी में जो गैसेस बनती हैं जिनको हम फ्लेटस कहते हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, वो ये होता है कि बहुत ज़्यादा आप जल्दी जल्दी खाना खाने की वजह से क्या होता है कि एयर ज़्यादा ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपको बेल्चिंग होती है। बेल्चिंग का मतलब होता है डकार लेना, या आपको ब्लोटिंग होती है, पेट फूल जाता है ना। और कभी कभार ऐसा होता है कि बाहर का खाना वाना ज़्यादा खाने की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जो कि गट में क्या करते हैं, गैसेस बनाते हैं, ठीक है ना। और ये गैसेस में जो है कौन सी होती है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन जो है वो, ठीक है, डेफिनेटली आपके खाने के साथ जा रही है। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन जब खाने के साथ जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, खाने के अंदर जो है वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं, तो अल्टीमेटली उसमें कार्बन तो होता ही है। तो यही कार्बन जो है वो मिलकर क्या बनाएगी, नाइट्रोजन के साथ मिलती है, ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है,
मीथेन बनाती है और हाइड्रोजन बनाती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन जो होती है क्या होती है, ये आपके फ्लेटस के जरिए पास होती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे खाने भी होते हैं कि जिनकी वजह से क्या होता है कि ये गैसेस के बनने का अमल ज़्यादा होता है, जिसमें बीन्स आते हैं, कैबेज आता है ना, अनियन आती है ना, कॉलीफ्लावर, बंद गोभी आता है ना, या कुछ ऐसे इरिटेंट फूड आते हैं जिनमें कोई विनेगर वगैरह ज़्यादा होता है, तो उनकी वजह से भी कहते हैं कि गैसेस बनने का अमल बहुत ज़्यादा जो है वो होता है, और इसके नतीजे में क्या होता है कि फ्लेटस ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक तो अगर कोई बहुत ज़्यादा डकारे ले रहा है ना, तो बस समझ जाओ कि वो बेल्चिंग का फिनोमेना है, पेट का फूलना, उसको ब्लोटिंग कहते हैं, ठीक है ना, और उसको फ्लेटस बहुत ज़्यादा पास होती है। पेशेंट आके बताता है कि डॉक्टर साहब बहुत दिनों से मुझे बहुत ज़्यादा डकारे आ रही हैं और मेरा पेट फूला हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा जो है वो गैसेस जो है पास भी करता हूँ। तो बस समझ जाओ कि इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी आई है कि उसको बैक्टीरियल एक्शंस हैं, या उसकी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ना, वो उसमें जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, और जो है वो मतलब ये है कि कुछ ऐसे खाने ज़्यादा खा रहा है कि जिसकी वजह से ये फिनोमेना जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये था जनाब टोटल आपका बच्चों, बेसिकली आपका फिनोमेना, जहाँ पर जो है वो आपका लेक्चर ख़त्म होता है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा एक हल्का सा उसमें एक आइडिया डाल दिया कि जो अमाउंट ऑफ गैसेस जो तकरीबन बनती हैं वो तकरीबन बताते हैं 7 to 8 10 लीटर्स की गैसेस जो हैं वो एवरेज एक इंटेस्टाइन में बनती हैं, जिसमें जो हम गैस ऑलमोस्ट पास करते हैं वो 1 लीटर गैस भी पास नहीं कर पाते, ठीक है। तो अल्टीमेटली यही वजह होता है कि थोड़ा सा पेट के फूलने का अमल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना, तो पेट जो है वो बहुत ज़्यादा फूलता है। तो ये फिनोमेना जो है वो बेसिकली आपके सामने है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आके आपका जीआईटी डिसऑर्डर्स का जो फिजियोलॉजी हमने पढ़ी वो यहाँ पर अख्ताम होता है, और इंशाल्लाह इसको जाके पढ़ो, ज़रा देखो, एक दो दफ़ा इसको रिवाइज करोगे तो आसान है, बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में, अच्छी चीज़ें हैं पढ़ने को मिलती हैं भाई। यही तो असल डॉक्टरी है जिसके लिए हम सब चीज़ें कर रहे हैं। अप्लाइड फिजियोलॉजी जो आप पढ़ रहे हैं कि नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ी है, तो अब आपने उसकी जो डिसऑर्डर्स है वो आपने पढ़े, ठीक है। तो चलें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर में मुलाकात होगी। फॉर दिस टाइम अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।